कभी कभी नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, वह अपने अंदर राज भी बहा ले जाती है। ऐसे राज जो सालों तक किसी को नहीं दिखते, और जब कभी बाहर आते हैं तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। 24 जुलाई 2016 की बात है। पेरू के गहराई भरे अमेजन जंगलों के बीच बहने वाली उकाइली नदी उस दिन शांत थी, जैसे किसी ने उसे थपकी देकर सुला दिया हो। आसमान में सूरज था, लेकिन उसकी रोशनी घने पेड़ों की छाव में फंसकर नीचे पहुंच ही नहीं रही थी। हवा में नमी थी और नदी की सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी। इसी दिन दो साधारण मछुआरे भाई, मातेओ और लुकास, अपनी छोटी लकड़ी की नाव लेकर नदी के बीच में पहुंचे थे। उनके हाथ में जाल था, उम्मीद थी कि आज कुछ अच्छी मछलियां मिल जाएंगी। पर 2 घंटे बीत गए और उनके बाल्टी में बस कुछ ही मछलियां फड़फड़ा रही थीं। मातेओ ने आह भरते हुए कहा, आज लगता है नदी खाली है भाई। लुकास मुस्कुराया, नदी कभी खाली नहीं होती, बस हमें सही जगह नहीं मिली। फिर लुकास ने एक बार और जाल फेंका। नाव डोलने लगी, पानी में लहरें उठीं। जाल नीचे गया और कुछ पल बाद वह खिंच गया। जाल इस बार किसी भारी चीज में अटक गया था। मातेओ ने हंसते हुए कहा, कहीं कोई लकड़ी या पत्थर न फंस गया हो। लेकिन जब उन्होंने खींचना शुरू किया तो जाल का वजन और बढ़ गया। पानी से बुलबुले उठे, नाव थोड़ी डगमगाई। लुकास ने दोनों हाथों से कसकर जाल खींचा और तब सतह पर आया एक पुराना, जंग खाया हुआ प्लास्टिक का केस। वह केस मिट्टी, कीचड़ और सीपियों से ढका हुआ था। शायद सालों से नदी के तल में पड़ा रहा था। मातेओ ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छोड़ना, कचरा होगा। लेकिन तभी लुकास की नजर केस पर पड़ी। धुंधली सी लिखावट थी, पर सोनी साफ नजर आ रहा था। लुकास ने धीरे से कहा, यह कोई कैमरा केस लगता है। मातेओ ने हल्की हैरानी से उसे देखा। नदी में पड़ा हुआ कैमरा केस, कौन जाने किसका हो। लुकास ने सिर हिलाया, फिर भी देखना तो चाहिए। उन्होंने केस नाव में रख लिया। जैसे ही केस नाव के लकड़ी के तख्तों से टकराया, उसमें से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कुछ अंदर फंसा हो, कुछ जो अब भी जिंदा हो, या शायद बस पानी में हिल रहा हो। नाव किनारे पहुंची तो गांव के कुछ लोग जमा हो गए। सबके चेहरे पर जिज्ञासा थी। किसी ने कहा, पुराना केस है, छोड़ दो। किसी और ने कहा, खोलो ना, क्या पता कुछ कीमती हो। मातेओ ने चाकू निकाला, ताले को खुरचते हुए धीरे धीरे खोला। जंग की गंध तेज थी, पर जैसे ही ताला टूटा, अंदर दिखाई दिया एक काला, पुराना कैमरा। वह एक सोनी हैंडी कैम था, वही छोटे कैसेट वाला मॉडल, जो 90 के दशक में बहुत मशहूर हुआ करता था। कैमरा पूरी तरह खराब था, लेकिन अंदर फंसा कैसेट अब भी अपने केस में बंद था। मातेओ ने आश्चर्य से कहा, देखने में पुराना है, शायद कोई सैलानी गिरा गया होगा। लुकास ने केस पलटा। पीछे धुंधली सी लेबलिंग थी, जिस पर लिखा था, उकाइली 1992। वह तारीख 1992। एक पल के लिए दोनों को चुप कर गई। यानी यह कैमरा लगभग 24 साल पुराना था। गांव में किसी के पास ऐसा उपकरण नहीं था जो यह टेप चला सके। फिर 2 दिन बाद दोनों भाई शहर गए, पुकालपा। वहां उन्होंने एक पुरानी मरम्मत की दुकान में उस कैमरे को दिखाया। दुकानदार, एक बूढ़ा आदमी, ने धूल झाड़ते हुए कहा, पुराना मॉडल है, पर मेरे पास एक मशीन है जो यह टेप चला सकती है। कमरे में अंधेरा था, बस एक छोटा टीवी और टेप चलाने वाला उपकरण। कैमरा से निकाली गई कैसेट को धीरे धीरे डाला गया। स्क्रीन पर पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ काली लहरें और शोर था। फिर धुंधले फ्रेम में दिखा एक नाव, उस पर 3 लोग, हंसते हुए, कैमरे की तरफ देखते हुए। बूढ़े दुकानदार की आंखें चौड़ी हो गईं। मातेओ और लुकास स्तब्ध खड़े थे। फिर कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर सब कुछ बंद हो गया और टेप अटक गई। लुकास ने धीमे स्वर में कहा, ये कौन लोग थे?
बूढ़े ने जवाब दिया, 3 अमेरिकी पर्यटक, जो 24 साल पहले यहां गायब हुए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। मातेओ के हाथ कांपने लगे। उसने फुसफुसाया, तो ये वही लोग हैं जिनका कोई निशान नहीं मिला था। दुकानदार ने सिर हिलाया। हाँ, और शायद अब ये टेप बताएगी उनके साथ क्या हुआ था। मातेओ और लुकास ने एक दूसरे को देखा। कभी कभी कुछ चीजें मिलने के लिए नहीं होती, पर फिर भी वे मिल जाती है। उस पुराने कैमरे के अंदर, उस पुरानी टेप में, नदी ने 24 साल तक जो राज दबा रखा था, वह अब सतह पर आने वाला था। और उस राज में सिर्फ 3 पर्यटकों की कहानी नहीं थी, बल्कि दोस्ती, गुस्से, धोखे और प्रकृति की क्रूर सच्चाई की कहानी थी। वह कैमरा, जो 24 साल तक पानी की गहराई में सोया था, अब फिर से रिकॉर्ड होने जा रहा था। पर इस बार कैमरा बोल नहीं रहा था, बल्कि सच्चाई बोल रही थी। टेप चलने के बाद मातेओ और लूकास सीधे स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने जब वीडियो के कुछ हिस्से देखे, तो तुरंत लीमा के आपराधिक जांच विभाग को सूचना दी गई। कुछ ही घंटों में 24 साल पुरानी एक फाइल खोली गई, केस नंबर 942। वह फाइल पेरू के इतिहास की उन अनसुलझी गुत्थियों में से एक थी, जो सालों पहले दबा दी गई थीं। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था, 3 अमेरिकी पर्यटक, मार्क थॉम्सन, उम्र 22 वर्ष, ब्रायन मिलर, उम्र 23 वर्ष, और लीसा हार्पर, उम्र 21 वर्ष, उकाइली नदी पर स्वतंत्र अभियान के दौरान लापता। साल था 1992, और वे तीनों अमेरिका से दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर निकले थे। उनका सपना था अमेजन जंगल को अपने तरीके से देखना, बिना गाइड, बिना टूर एजेंसी, बस प्रकृति के बीच स्वतंत्र यात्रा। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं होते थे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन केवल वैज्ञानिक अभियानों में होता था, और जंगल उतना ही रहस्यमय था जितना अब भी है। तीनों पुकालपा शहर पहुंचे। वहां उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की नाव किराए पर ली, छोटी लेकिन इंजन वाली। 2 हफ्ते का सामान, पेट्रोल, खाना और कैमरा। ब्रायन का सोनी हैंडीकैम, जिसे वह अमेरिका से अपने साथ लाया था। उसे वीडियोग्राफी का बहुत शौक था। वह हर जगह कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करता था, यह सोचकर कि एक दिन इन फुटेज से वो अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। पर वह डॉक्यूमेंट्री कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वह टेप 24 साल तक उकाइली नदी की तलहटी में दबी रही। रिकॉर्डिंग के शुरुआती हिस्से से पता चला कि तीनों दोस्त खुश थे। पहले फ्रेम में ब्रायन हंसते हुए कहता है, हम आज उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां शायद कोई नहीं गया। कैमरा लीसा की तरफ घूमता है। वह मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है, यह जीवन का सबसे रोमांचक सफर होगा। और मार्क, जो सबसे ऊंचा और मजबूत दिखता है, नाव के इंजन की जांच करता हुआ कहता है, बस ये मशीन साथ दे दे तो सब ठीक रहेगा। पहले दिन सब सामान्य था। तीनों ने उकाइली की चौड़ी, भूरी लहरों पर नाव चलाई। जंगल की हरियाली, उड़ते तोते और शाम के नारंगी आसमान की खूबसूरती उन्होंने कैमरे में कैद की। ब्रायन का कैमरा बार बार रुकता नहीं था। वह लगातार बोलता, हंसता और सब कुछ शूट करता। लीसा बीच बीच में बताती कि खाना कैसे बनाया जा रहा है। मार्क इंजन ठीक करता और ब्रायन मजाक करता, मार्क, तू कप्तान है या मशीनी। लेकिन वीडियो के अगले हिस्से में कहानी का माहौल धीरे धीरे बदलता जाता है। दूसरे दिन का फुटेज शांत है। कम बातचीत, कम मुस्कानें। कैमरा नाव के अंदरूनी हिस्से दिखा रहा है, जहां सामान रखा है। और फिर ब्रायन की आवाज आती है, कुछ सामान गायब है। एक पेट्रोल का कनस्तर और कुछ खाना नहीं मिल रहा। मार्क की आवाज तीखी है, किसी ने नाव में सेंध लगाई होगी, या तुमने सही जगह नहीं देखा। लीसा बीच में कहती है, हो सकता है कोई जानवर नाव में आ गया हो। मार्क झुंझलाया हुआ है। ब्रायन चुप हो जाता है, और फिर कैमरा अचानक बंद हो जाता है।
बस इतनी सी बात थी, लेकिन यही उस कहानी की शुरुआत थी जिसका अंत किसी ने नहीं सोचा था। अगला वीडियो हिस्सा बहुत छोटा है, पर वही सबसे डरावना है। वीडियो अचानक शुरू होता है। कोई सेटअप नहीं, कोई हंसी नहीं। कैमरा नाव के फर्श पर गिरा पड़ा है। लेंस ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। नाव जोर से हिल रही है। आवाजें हैं, मोटर, हवा और किसी के चीखने की। धुंधले फ्रेम में एक जोड़ी पैर दिखाई देते हैं। फिर लीसा की चीख सुनाई देती है, मार्क, नहीं। और इसके तुरंत बाद मोटर बंद हो जाती है। एक तेज आवाज आती है, जैसे लकड़ी का कोई हिस्सा टूट रहा हो। फिर एक छपाक की आवाज। पानी कैमरे पर गिरता है। फ्रेम कुछ सेकंड तक बेतरतीब हिलता है। कभी नाव की दीवार, कभी आसमान, कभी किसी का हाथ जो धुंधला दिखता है। फिर कैमरा पानी में चला जाता है। तस्वीर हरी, धुंधली और अराजक हो जाती है। लेंस के सामने बबल्स उठते हैं और बीच में दिखती है लीसा का चेहरा, डरा हुआ, चीखता हुआ। उसके चारों ओर पानी लाल है, जैसे किसी ने उसमें स्याही घोल दी हो। फिर अचानक फ्रेम में एक काली परछाई गुजरती है, तेज, बड़ी, मछली जैसी। एक पल के लिए लगता है कि कैमरे के पास से कोई विशाल जीव निकला है। इसके बाद एक और झटका, कैमरा नीचे गिरता है, स्क्रीन स्टैटिक से भर जाती है और रिकॉर्डिंग वहीं कट जाती है। ये उस टेप का आखिरी दृश्य था। 3 लोगों में से किसी की भी कोई आवाज उसके बाद नहीं आई। जब यह फुटेज देखा गया, तो लीमा के जांचकर्ताओं ने इस केस को औपचारिक रूप से फिर से खोला। शुरुआती सिद्धांत वही था, या तो नाव पलट गई, या फिर उन पर डाकुओं ने हमला किया। लेकिन जो लोग वर्षों से अपराध और सबूतों का विश्लेषण करते थे, उन्होंने कुछ अजीब बातें नोट कीं। पहली, लकड़ी टूटने की आवाज। वह अंदरूनी थी, जैसे कोई वार नाव के अंदर से किया गया हो। दूसरी, कैमरा नाव में ही छोड़ा गया था। अगर डाकू हमला करते तो कीमती कैमरा जरूर ले जाते। तीसरी, रिकॉर्डिंग में कोई गोली या बाहरी हमला नहीं दिखा। इसलिए पुलिस ने उस पूरी टेप को डिजिटल किया और आधुनिक तकनीक से उसका फ्रेम बाय फ्रेम विश्लेषण किया। वीडियो को स्लो मोशन में चलाया गया। कई फिल्टर लगाए गए। फिर एक फ्रेम में दिखा, नाव के तख्ते में एक ताजा छेद। लकड़ी के रेशे बाहर की ओर टूटे हुए थे। मतलब, वार अंदर से हुआ था, बाहर से नहीं। ऑडियो इंजीनियरों ने भी आवाजें साफ कीं। मोटर और हवा की गूंज हटाने पर कुछ वाक्य सुनाई दिए। ब्रायन की आवाज आई, मार्क, रुको। फिर मार्क की आवाज, अब बहुत हो गया। और इसके बाद लीसा की चीख। यह कोई बाहरी हमला नहीं था, यह भीतर से उठी हिंसा थी। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि नाव किराए पर देने वाला व्यक्ति, रामिरेज, अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वह तीनों को याद करता है। उसने बताया, वो लोग निकलने से पहले ही घाट पर आपस में झगड़ रहे थे। लंबा वाला, मार्क, बहुत गुस्से में था। वह कैमरे वाले लड़के पर कुछ पैसों को लेकर चिल्ला रहा था। लड़की बीच में थी, वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। यह गवाही पहले दर्ज की गई थी, पर किसी ने गंभीरता से नहीं ली थी। अब वही सबूत फिर से उभरा। पुलिस को होटल के पुराने रिकॉर्ड भी मिले, जहां ये तीनों रुके थे। वहां के कर्मचारियों ने बताया, उनकी आखिरी रात बहुत शोर था, जैसे किसी कमरे में बहस या लड़ाई हो रही हो। अब जांचकर्ताओं के पास एक स्पष्ट दिशा थी। संघर्ष बाहर वालों से नहीं, तीनों के बीच ही था। फिर जांच का रुख उस कपड़े के टुकड़े की तरफ गया, जो 24 साल पहले नदी में मिला था। वह चमकीला नारंगी टुकड़ा था, नाव की लाइफ जैकेट जैसा। इसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया। नतीजा चौंकाने वाला था। कपड़े पर सूखे खून के धब्बे मिले।
डीएनए विश्लेषण से पता चला वह खून ब्रायन का था, लेकिन वीडियो में वही जैकेट मार्क पहने था। इसका मतलब सिर्फ एक था, ब्रायन घायल या मारा गया था और मार्क ने किसी कारण वह जैकेट पहन ली थी। इस खोज ने पूरे सिद्धांत को उलट दिया। अब यह मामला डाकुओं का नहीं, एक हत्या का लगने लगा था। पेरू पुलिस ने अमेरिकी एफबीआई से संपर्क किया। वहां से तीनों की पृष्ठभूमि मिली। मार्क थॉमसन कॉलेज में करिश्माई, खेलों में अच्छा, पर अंदर से बहुत नियंत्रित और गुस्सैल स्वभाव वाला। कई बार गुस्से में दोस्तों से झगड़ता था। वित्तीय रूप से कमजोर, उस पर लगभग 5,000 अमेरिकी डॉलर का कर्ज था। ब्रायन मिलर शांत, अंतर्मुखी, संपन्न परिवार से। उसने इस यात्रा की लगभग सारी लागत भरी थी। उसने मार्क को 2 महीने पहले पैसे ट्रांसफर किए थे और उस पर लिखा था, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा के लिए। लीसा हार्पर पहले मार्क की प्रेमिका थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वह ब्रायन के करीब आ गई थी। मार्क को इसका अंदाजा था और दोस्तों के अनुसार वह हसहज और जलन में रहने लगा था। ये 3 बातें, पैसा, प्रेम और ईर्ष्या, किसी भी त्रासदी की जड़ बन सकती है। अब पुलिस के पास टुकड़ों में सच्चाई थी। उन्होंने पूरी घटना का पुनर्निर्माण किया। दूसरे दिन की चोरी शायद असली चोरी नहीं थी। संभावना थी कि मार्क ने गुस्से में खुद सामान फेंक दिया था। तीसरे दिन झगड़ा बढ़ गया। शायद ब्रायन ने पैसे वापस करने को कहा या यात्रा खत्म करने की बात की। लीसा बीच में थी। मार्क ने अपना नियंत्रण खो दिया। उसने पास पड़ी मचेते उठाई और वार किया। ब्रायन घायल हुआ या शायद मौके पर ही मर गया। घबराहट में मार्क ने लीसा को चुप कराने की कोशिश की और फिर नाव की तली पर वार करके उसे डुबोने का फैसला किया, ताकि सब कुछ दुर्घटना लगे। लीसा की चीखें कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। नाव डूबी और तीनों नदी में बह गए। लेकिन मार्क की योजना अधूरी रही, क्योंकि ब्रायन के खून ने पानी को लाल कर दिया और उस खून की गंध ने नदी के सबसे डरावने शिकारी को बुला लिया, पिराना। उस आखिरी दिन उकाइली नदी सामान्य नहीं थी। मौसम भयंकर गर्म था। पानी का स्तर पिछले कुछ हफ्तों से कम हो चुका था और हवा में गंध थी, काई, मिट्टी और कुछ ऐसा जो जीवों को आकर्षित करता है। जब मार्क ने मचेते उठाई और नाव की तली पर वार किया, तो वह सिर्फ लकड़ी नहीं तोड़ रहा था, वह अपने और अपने साथियों की नीति को भी काट रहा था। पहला वार हुआ, लकड़ी में दरार पड़ी। दूसरा वार, छेद बन गया। तीसरा वार, पानी अंदर आने लगा। लीसा चीख रही थी, मार्क, रुक जाओ। ब्रायन पहले ही घायल था। उसका शरीर नाव के किनारे पर झुका हुआ था। उसके खून की बूंदें धीरे धीरे पानी में गिर रही थीं। वह छोटी छोटी लाल बूंदें, जो उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दी, उसी ने सब कुछ बदल दिया। उकाइली नदी की गहराई में मौजूद मांसभक्षी मछलियां, पिराना, खून की गंध के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। वे दूर से भी सिर्फ कुछ बूंदों से पूरे झुंड में सक्रिय हो जाती है। जैसे ही नाव से पानी में ब्रायन का खून मिला, नीचे की अंधेरी गहराई में हलचल हुई। दर्जनों नहीं, सैकड़ों पिराना धीरे धीरे नाव की ओर बढ़ने लगे। मार्क शायद यह नहीं जानता था। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अगर नाव डूबेगी तो सबूत भी डूब जाएंगे। पर वह नहीं जानता था कि उसने जो छेद काटा, वह सिर्फ नाव में नहीं, उसकी किस्मत में भी था। नाव डूबने लगी। लीसा की चीखें और तेज हो गईं। मार्क ने उसे रोकने की कोशिश की, शायद धक्का भी दिया, और अगले ही पल तीनों पानी में थे। पानी के अंदर सब कुछ धीमा हो जाता है। आवाजें गूंजती है, हर हरकत जैसे किसी और दुनिया की लगती है। मार्क तैरने की कोशिश करता है। वह ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है, पर पानी में लाल रंग फैल रहा है।
वह अपने आसपास देखता है। लीसा कुछ दूरी पर है। उसका चेहरा डर से सफेद, आंखें चौड़ी। और फिर कुछ हलचल होती है, जैसे कोई छोटा जीव टकराता है। पहले एक, फिर दो, फिर अचानक पूरी नदी उबलने लगती है। पिराना झुंड में हमला करते हैं। वे शिकार को घेर लेते हैं। हर मछली के दांत ब्लेड जैसे तेज, और उनकी भूख पागलपन की सीमा तक होती है। लीसा का शरीर सबसे पहले लक्ष्य बनता है। वह पानी में हाथ पैर मारती है, पर यह बेकार है। मार्क उसकी ओर तैरने की कोशिश करता है, पर तभी उसे अपने पैर पर जलन महसूस होती है। नीचे कुछ काटता है। पहले दर्द, फिर खून। अब झुंड उस पर भी टूट पड़ता है। ब्रायन का शरीर शायद पहले ही पानी में स्थिर हो चुका था। वह झुंड के केंद्र में था। कुछ ही मिनटों में पानी लाल हो गया। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे नदी खून से रंग गई हो। नदी की सतह पर झाग, बुलबुले और चीखें, और फिर सब कुछ शांत। जब उन तीनों के लौटने का समय आया, तो उनके परिवारों को चिंता हुई। पुकालपा के अधिकारियों को सूचना दी गई। खोज अभियान शुरू हुआ। पहले दिन नावें चलीं, दूसरे दिन गोताखोर आए, तीसरे दिन सेना जुड़ी। कई हफ्तों तक खोज जारी रही, पर कोई सुराग नहीं मिला। न नाव मिली, न सामान, न शव। कभी कभी नदी किसी को लौटाती नहीं। फिर केस बंद कर दिया गया। आधिकारिक बयान था, संभवतः नाव दुर्घटना का शिकार हुई। लोगों ने सिर हिलाया। फाइल बंद हुई और कहानी भुला दी गई। पर नदी ने सच कभी नहीं भुलाया था। वह सब कुछ अपने अंदर संभाले रखती रही। कैमरा, टेप और वह कहानी, जो एक दिन दो मछुआरों के जाल में आनी थी। जब 2016 में वह टेप पुलिस के पास पहुंची, तो मामला फिर खुला। फॉरेंसिक टीम ने हर सेकंड का विश्लेषण किया। वीडियो की हर फ्रेम, हर आवाज, हर छाया का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। वीडियो में जब कैमरा पानी के अंदर जाता है, तो कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में एक हिलती हुई परछाई दिखती है। पहले लगा कि यह किसी बड़ी मछली की है, लेकिन जब उस दृश्य को डिजिटल बढ़ाया गया, तो पता चला यह किसी एक जीव की नहीं, बल्कि सैकड़ों पिरानाओं का झुंड था। ऑडियो में भी अजीब आवाजें थीं, कुछ खुरचने की, कुछ छींटे पड़ने की, और फिर पानी में हिलने की निरंतर ध्वनि, जैसे बहुत सारे छोटे जीव एक साथ काट रहे हों। फॉरेंसिक टीम ने वीडियो का वैज्ञानिक परीक्षण कराया। डॉक्टर रॉबर्टो अल्वारेज, जो पेरू के इक्विटोस विश्वविद्यालय में मीठे पानी के शिकारी मछलियों के विशेषज्ञ थे, उन्हें यह वीडियो दिखाया गया। उन्होंने कहा, यह कैमन या मगरमच्छ का हमला नहीं है। यह तो स्पष्ट रूप से पिराना का सामूहिक हमला है। उन्होंने माइक्रोस्कोप से कपड़े के उस नारंगी टुकड़े की भी जांच की, जिस पर ब्रायन का खून था। कपड़े पर बहुत छोटे, गोल छेद थे, जो किसी तेज और धारदार चीज से बने थे। उन्होंने बताया, पिराना के दांत बिल्कुल रेजर ब्लेड की तरह होते हैं। वे मांस को फाड़ते नहीं, काटते हैं। बहुत साफ और तेज कट। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे हमले तभी होते हैं जब पानी में खून की गंध और तेज गर्मी दोनों हों। उकाइली नदी पर उस साल पानी का स्तर बहुत गिरा था, मछलियों की संख्या सीमित थी, और झुंड बहुत आक्रामक हो गए थे। इसका मतलब साफ था। मार्क ने जब नाव में छेद किया, तब ब्रायन का खून पहले ही पानी में फैल चुका था। वही खून पिरानाओं के झुंड को आकर्षित कर गया। जब जांचकर्ताओं ने सभी साक्ष्यों को जोड़ा, तो उन्हें एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न मिला। मार्क का स्वभाव हमेशा नियंत्रण चाहने वाला था। जब चीजें उसकी योजना के मुताबिक नहीं होतीं, वह हिंसक हो जाता था। ब्रायन का शांत और सहयोगी स्वभाव उसे असहज कर रहा था, और लीसा का ब्रायन के करीब होना उसकी ईर्ष्या को भड़का रहा था। यात्रा के पहले 2 दिन उसने अपनी नाराजगी छुपाई, लेकिन जब सामान गायब,
हुआ तो उसने उस गुस्से को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। उस रात शायद उसने तय कर लिया कि या तो ब्रायन उसकी बात माने या फिर कोई नहीं बचे। इसलिए तीसरे दिन जब नाव पर बहस हुई, वह फट पड़ा। उसने मचेते से ब्रायन पर वार किया और वही खून बाद में नदी के शिकारी को बुला लाया। उसने नाव को डुबोने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि इससे सबूत मिट जाएंगे और दुर्घटना लगेगी। पर उसने यह नहीं सोचा था कि उकाइली नदी का पानी उसकी साजिश को हमेशा के लिए निगल जाएगा। डीएनए, वीडियो, ऑडियो और गवाहियों को मिलाकर जांचकर्ताओं ने केस का निष्कर्ष तैयार किया। रिपोर्ट में लिखा गया, ब्रायन की मृत्यु हत्या थी। लीसा की मृत्यु डूबने और पिराना हमले से हुई। मार्क की मृत्यु स्वयं के किए का परिणाम थी, नाव के डूबने, पिराना के झुंड और नदी की धारा के कारण। केस को आधिकारिक रूप से मानव जनित त्रासदी के रूप में बंद किया गया। जब यह रिपोर्ट अमेरिका भेजी गई तो परिवार टूट गए। ब्रायन और लीसा के माता पिता ने कहा, हमें यह जानकर शांति नहीं बल्कि और दर्द हुआ कि हमारे बच्चों को किसी अजनबी ने नहीं, उनके दोस्त ने मारा। वहीं मार्क के परिवार ने इन निष्कर्षों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मार्क ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। न डीएनए, न वीडियो, न प्रकृति। फॉरेंसिक वैज्ञानिकों ने कहा था, पिराना झुंड कुछ ही मिनटों में एक इंसान का शरीर खा सकते हैं। और यही हुआ। न कोई शव मिला, न कोई निशान, बस मिट्टी के नीचे दबे हड्डियों के टुकड़े और एक कैमरा जो सालों बाद नदी ने लौटा दिया। वह कैमरा अब भी लीमा की सरकारी सबूत सुविधा में बंद है, एक धूल भरे बॉक्स में। उसके अंदर वह टेप है जो 24 साल बाद सच्चाई को सतह पर लेकर आई। धीमा संगीत, नैरेटर की आवाज भावनात्मक हो जाती है। कभी कभी इंसान सोचता है कि वह प्रकृति से चालाक है, लेकिन प्रकृति हमेशा जवाब देती है, कभी लहरों में, कभी तूफान में, कभी एक कैमरे में जो 24 साल बाद पानी से निकलता है और सब कुछ बता देता है। कभी कभी सबसे शांत दिखने वाला पानी सबसे गहरी सच्चाइयां छुपाए होता है। उकाइली नदी की लहरें अब भी वैसी ही बहती है, धीमी, भारी और अनजान। पर उस बहाव में अब भी घुली है 3 जिंदगियों की कहानी, 3 सपनों की और एक ऐसी सच्चाई की जो इंसान को झकझोर देती है। 24 साल तक इस नदी ने अपने पेट में वो टेप छुपा कर रखी जिसमें एक दोस्त की ईर्ष्या, दूसरे की दया और एक लड़की की मासूम उम्मीदें कैद थीं। नदी ने उस दिन जो देखा वो शायद कोई इंसान भी नहीं देखना चाहता। ब्रायन, जो इस यात्रा का कैमरा थामे था, अपनी जिंदगी के हर पल को एक रोमांचक याद बनाना चाहता था। लीसा, जो इस सफर को प्रकृति के बीच एक सपना मान रही थी। और मार्क, जिसे लगा कि वह इस सफर का कप्तान है, लेकिन जिसने अपने गुस्से में खुद अपनी नाव, अपनी जिंदगी और अपने दोनों साथियों को डुबो दिया। पेरू की पुलिस ने केस बंद कर दिया। फाइल पर आखिरी मुहर लगी, हत्या और आत्मविनाश प्रकृति द्वारा पूर्ण। पर यह कहानी वही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी का अंत किसी अदालत या रिपोर्ट में नहीं, बल्कि उस नदी में है जहां इंसान की क्रूरता और प्रकृति का न्याय एक साथ मिल गए थे। मार्क ने सोचा था कि अगर नाव डूब जाएगी तो सच्चाई भी डूब जाएगी, लेकिन सच कभी नहीं डूबता। वह चाहे कितना भी गहरा दफन क्यों न हो, एक दिन वह ऊपर आ ही जाता है, जैसे वह कैमरा आया था जो 24 साल बाद पानी की परतों को चीर कर सतह पर आ गया। और उस कैमरे के साथ आई उन तीनों की आखिरी झलक, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे इंसान की एक गलती, एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी का हिसाब बदल सकता है।
इस कहानी से सिर्फ डर नहीं, एक गहरी सीख भी निकलती है। पहली, कि गुस्सा जब रिश्तों में उतर जाता है तो सबसे गहरा जहर बन जाता है। मार्क का गुस्सा सिर्फ ब्रायन को नहीं, खुद उसे भी मिटा गया। दूसरी, कि प्रकृति हमेशा न्याय करती है, भले इंसान उसे संयोग कह दे। उसने उस दिन देखा कि जिसने खून फैलाया वह उसी खून की गंध में डूब गया। कोई कोर्ट, कोई जज इतना सीधा फैसला नहीं दे सकता था जितना नदी ने दिया। और तीसरी, कि सच्चाई कभी गायब नहीं होती, वह छुप सकती है लेकिन मिटती नहीं। कभी एक पुराना कैमरा, कभी किसी की याद, कभी किसी घटना की छाया उसे फिर से सतह पर ले ही आती है। आज जब कोई मछुआरा उकायली नदी में जाल डालता है तो पानी की लहरें वैसी ही लगती है, पर जो लोग इस कहानी को जानते हैं वे कहते हैं, रात में जब नदी बहुत शांत होती है तो कभी कभी हवा में एक फीकी सी आवाज आती है, जैसे किसी कैमरे की क्लिक क्लिक, फिर लहरों की सरसराहट, फिर सन्नाटा। शायद वो नदी की याद है, या शायद उन 3 आत्माओं की जो अब भी उस जल में बसती है। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं थी, यह कहानी थी मानवीय कमजोरी, पछतावे और प्रकृति के संतुलन की। ब्रायन, जो अपने कैमरे से दुनिया देखना चाहता था, वह दुनिया से पहले ही विदा हो गया। लीसा, जो शांति खोजने निकली थी, वह डर में समा गई। और मार्क, जिसने दूसरों पर नियंत्रण चाहा, वह खुद अपने गुस्से का शिकार बन गया। तीनों के नाम अब सिर्फ एक स्मारक पट्टिका पर है, जिस पर लिखा है, सपनों की यात्रा जो सच्चाई की गहराई में डूब गई। अगर कभी आप अमेजन की किसी नदी के किनारे खड़े हों, तो बस याद रखिए, पानी हमेशा शांत नहीं होता। कभी कभी वह उन कहानियों को बहाता है जिन्हें इंसान भूलना चाहता है, पर प्रकृति नहीं भूलती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे गहरा अंधेरा हमारे अंदर होता है, नदी में नहीं।